नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैंने दिखाया है कि कैसे किसी अपने के रूखे व्यवहार की वजह से आजकल लोग मानसिक प्रताड़ित हो जाते हैं और उन अपनों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिल को छू लेने वाले संवाद भी मैंने इसमें डाले हैं और आप सभी से निवेदन है कि अपनों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों की वजह बनिए। कृपया कहानी को पूरा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक्स और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करें। शाम का समय है। डॉक्टर कविता, जो कि एक जानी मानी मनोचिकित्सक हैं और साल में एक बार अलग अलग गांवों में जाकर मुफ्त इलाज करती हैं, इसी सिलसिले में रामपुर गांव में अपने कैंप के तंबू में बैठी हैं और मरीजों का आना जाना भी लगा हुआ है। तभी एक बुजुर्ग, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष होगी, डॉक्टर कविता के सम्मुख आकर हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहिबा, मेरा नाम मुकेश है। मैंने सुना है आप हर तरह की और चाहे कितनी भी लंबी मानसिक बीमारी हो, उसका इलाज आसानी से कर देते हो। मैडम जी, मेरी पत्नी सरस्वती भी पिछले 20 साल से मानसिक रोगी है। अब तो उससे चला फिरा भी नहीं जाता और मुझ गरीब किसान के पास इतने ही रुपए थे कि मैं उसकी दवाइयाँ खरीद पाऊँ, तो गाड़ी का किराया नहीं बचा और उसे यहाँ मैं नहीं ला पाया। मेरा गांव पास में ही है। आपसे विनती है, आप मेरे घर चलकर मेरी पत्नी को एक बार देख लेते। तब डॉक्टर कविता बोली कि मुकेश जी, मैं ज़रूर चलूँगी, लेकिन थोड़ी देर में कैंप ख़त्म हो जाए, फिर हम साथ ही चलेंगे। आप तब तक चाय नाश्ता कीजिए। फिर मुकेश ने चाय नाश्ता किया। शाम के लगभग 5 बजे कैंप का सारा काम निपटाकर डॉक्टर कविता ने मुकेश को अपनी गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर से मुकेश के बताए रास्ते पर चलने को कहा। चलते चलते कुछ चंद मिनट गुजरे थे कि कविता ने मुकेश को सरस्वती के बारे में पूछा कि 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो सरस्वती उस सदमे को झेल ना पाई। कुछ देर शांत रहकर मुकेश बोला, डॉक्टर साहिबा, 20 साल पहले मेरे बेटे का डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन जनकपुर के मेडिकल कॉलेज में हुआ था। उसकी पढ़ाई, कोचिंग के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, परंतु उसकी माँ का सपना था कि वह डॉक्टर बने, तो हम दोनों ने दिन रात मेहनत मजदूरी करी, किंतु फिर भी हमारा घर खेत सब गिरवी रखना पड़ा हमें। उसका सिलेक्शन भी हुआ, हम सब बहुत खुश थे। फिर वह कॉलेज चला गया और कॉलेज हॉस्टल में ही रहने लगा। लगभग 6 महीने तक वह घर नहीं आया। मोबाइल उस वक्त थे नहीं। कभी कभार लैंडलाइन फ़ोन पर उससे बात हो जाया करती थी। फिर एक दिन सरस्वती ने जिद पकड़ ली कि वह अपने बेटे से मिलने उसके कॉलेज जाएगी। मैंने उसको मना किया कि बेटा पढ़ रहा है, उसे समय मिलेगा तो खुद ही आ जाएगा, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मैं भी आखिरकार कब तक एक माँ से लड़ता और पहुँच गया उसको लेकर हॉस्टल। हॉस्टल के गेट पर चौकीदार ने हमें रोक लिया। फिर हमारा बेटा बाहर आया, वहीं एक चाय की थड़ी पर हमें बैठाया और बोला, यूं अचानक हम वहाँ क्यों चले आए थे? तो सरस्वती ने उससे कहा कि तुझको देखने के लिए आंखें तरस गई थी और तुम्हारे पास समय नहीं था, तो हम आ गए। फिर उसने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, क्यों जी, मेरा बेटा भी डॉक्टर बन गया है, अब तो हमारे भी अच्छे दिन आ ही गए मानो। तब मेरे बेटे ने उसे खुद से दूर किया और चिढ़कर बोला, अरे माँ, क्या कर रही हो? कोई देखेगा मुझे आप लोगों के साथ तो क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी। तब सरस्वती बोली, क्या मतलब? कहना क्या चाहता है तू? तो मेरे बेटे ने कहा, कुछ नहीं, अब किसी के यहाँ आने से पहले आप लोग जाओ यहाँ से। मैं 1-2 दिन में घर आकर सब बता दूंगा। और फिर वह हॉस्टल चला गया। सरस्वती उसके लिए आटे के लड्डू बनाकर ले गई थी। जब उसने ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया तो शर्म के मारे वह उसे लड्डू ना दे पाई। काश उस दिन मैंने उसकी जिद ना मानी होती। अपने लाडले द्वारा किए गए उस सौतेले व्यवहार ने सरस्वती को धीरे धीरे अंदर से तोड़ दिया। फिर मेरा बेटा एक दिन घर आया और उसने बताया कि उसके सारे दोस्त, कोई राजनेता का बेटा है तो कोई डॉक्टर का बेटा है,
सब बहुत बड़े-बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और एक लड़की है जिसके पिता भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जिससे वह प्यार करता था और यदि वह लड़की हमें उसके साथ देख लेती तो उसे पता चल जाता कि वह किसान का बेटा है और फिर वह उसे पा नहीं सकता था। जब सरस्वती ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हो गई। फिर धीरे-धीरे हमारे बेटे ने घर आना बंद कर दिया और हम दोनों बस उसकी यादों में जीने लगे। ऐसे धीरे-धीरे सरस्वती अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। बात करते-करते मुकेश का गला रूंध सा गया और डॉक्टर कविता का भी मन दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी मुकेश के घर के सामने रुकी। मुकेश डॉक्टर कविता को घर के अंदर ले गया। घर में 2 कमरे और एक रसोई थे। एक कमरे में सरस्वती एक टूटी सी चारपाई पर लेटी थी, जिसके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसे उसने अपने सीने से चिपका रखा था। मुकेश ने आगे बढ़कर सरस्वती को चारपाई पर बैठाया और वह तस्वीर उसके हाथों से छुड़ा कर ली। तो सरस्वती बोली, बेटे बेटे अभिषेक, मत छीनो मेरे बेटे को मुझसे। ले बेटे, तेरी पसंद के लड्डू ले खा। खाना खाता क्यों नहीं, ले मेरे हाथ से खिलाती हूँ, खा ले। अरे एक तो खा ले। और कहते कहते रोने लगी। जैसे ही सरस्वती ने अभिषेक का नाम लिया, डॉक्टर कविता ने मुकेश के हाथों से उनके बेटे की तस्वीर एकदम से छीनी और उसे देखकर बोली, अभी अभी अभिषेक, यह आपके बेटे हैं। कहते कहते वहीं आंगन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं रोते देख मुकेश बोला, क्या हुआ मैडम, संभालिए अपने आप को। फिर उसने कविता को सहारा देकर खड़ा किया और कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। फिर मुकेश बोला, डॉक्टर साहिबा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी। तब डॉक्टर कविता ने मुकेश के पांव छुए और बोली कि कोई डॉक्टर साहिबा नहीं हूँ मैं पिताजी, आपकी तो बेटी ही हूँ। फिर उसने सरस्वती के भी पांव छुए और बोली, पिताजी मैं वही लड़की हूँ और आपके बेटे की पत्नी, इस घर की बहू हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे और मेरे घर वालों को तो अभिषेक ने बताया था कि उसके कॉलेज में एडमिशन के कुछ महीनों बाद ही उसके माँ पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसने तो आप दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवा रखे हैं। और फिर कविता रोने लगी। कुछ देर बाद खुद को शांत कर बोली, पिताजी माँ की दवा और इलाज सब मिल गया है, बस उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और आप चल रहे हैं। आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तब मुकेश ने हाथ जोड़कर कविता से कहा कि बिटिया हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम यहीं इलाज कर दो इस बुढ़िया का, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और यदि डॉक्टर अभिषेक को बुरा लग गया तो हमारा क्या होगा। अभी तो सरस्वती चाहे जैसी भी हो जिंदा तो है, उसके सौतेले व्यवहार को दोबारा नहीं सह पाएगी यह। फिर मुझ बूढ़े का क्या होगा, मेरे तो जीने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। तब कविता ने मुकेश को आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मुकेश व सरस्वती को लेकर तुरंत शहर के लिए निकल पड़ी। सुबह होते होते वे शहर पहुंचे। शहर पहुंचकर सरस्वती को हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसका इलाज शुरू किया। फिर उसने अभिषेक को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया और कहा कि उसका कोई रिश्तेदार गंभीर बीमार है तो उसे अभिषेक की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद अभिषेक हॉस्पिटल पहुंचा, जहां वह डॉक्टर कविता से मिला। कविता बोली, आइए मिस्टर अभिषेक जी, इमरजेंसी थी तो आपको बुलाया। फिर सरस्वती के रूम में ले गई और बोली, यह सरस्वती है मेरी सासू माँ, इनके बेटे ने इनकी गरीबी की वजह से इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। उस सदमे को यह सह ना सकी। पिछले 20 सालों से उस नालायक बेटे की तस्वीर को अपने सीने से लगाए उसे एक लड्डू खिलाने को तरस रही हैं। यह इनके पास बैठे मुकेश जी, यह मेरे ससुर जी हैं, जिस बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए अपना घर, खेत, जायदाद सभी गिरवी रख दिया था, इस उम्मीद में कि बेटा सब वापस छुड़ा लेगा, क्योंकि इनकी जायदाद तो इनका बेटा ही था। उसी नकारा नामुराद बेटे ने ठग लिया इन्हें। आज इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, पत्नी भी पागल हो चुकी है। अब बताओ इनके मर्ज की दवा क्या है डॉक्टर अभिषेक। तब अभिषेक बोला, यह। तभी डॉक्टर कविता ने कसकर
एक जोरदार थप्पड़ अभिषेक के गाल पर रसीद कर दिया और बोली, काश ये थप्पड़ तुम्हें मुकेश जी ने पहले मारा होता तो ऐसा नारकीय जीवन ना जी रहे होते आज ये है। अरे चाहते तो यह भी अपनी खेती किसानी करके आराम से अपना जीवन गुजार सकते थे, किंतु तुम्हारे लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुमने इन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि यह गरीब हैं। एक बार भी नहीं जानना चाहा कि यह गरीब क्यों हैं। इन्होंने तो अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया था, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई थी, अब तो बारी तुम्हारी थी ना इन्हें उस गरीबी से निकालने की, और तुम यह काम बड़ी आसानी से कर सकते थे। कभी सोचा है तुमने, यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा निकला तो हमारा क्या होगा? नहीं सोचा ना? तो सुनो डॉक्टर बेशरम जी, मैं सरस्वती माँ की जगह लेटी मिलूंगी और तुम तो शायद मरना ही उचित समझोगे। फिर डॉक्टर कविता ने अपना मंगलसूत्र उतारा, चूड़ियां उतारी और अभिषेक को देते हुए कहा, यह पकड़ो अपना धन। जब तक माँ ठीक नहीं होती तब तक हम यहाँ हैं, फिर हम हमारे गांव चले जाएंगे। यह हॉस्पिटल, घर, गाड़ियाँ, यही तो चाहिए थे ना तुम्हें। ले लो तुम, सब तुम्हारा। मिस्टर अमीर चंद जी, लो आज से मैं भी हो गई गरीब। अब मत छूना मुझे, चलो निकलो यहाँ से। और फिर उसने अभिषेक को कमरे से बाहर निकाल दिया। अभिषेक ने बहुत मिन्नतें करी पर वह न मानी। कुछ दिन बाद डॉक्टर कविता की मेहनत और प्यार से की गई उसकी सेवा ने अपना रंग दिखाया और सरस्वती एकदम ठीक हो गई। जब उसे पता चला कि डॉक्टर कविता उसके बेटे की पत्नी है तो उसने भी कविता को खूब प्यार दिया। फिर वे तीनों गांव आ गए। सरस्वती ने जब अभिषेक के बारे में पूछा तो कविता बोली कि वह विदेश गए हैं, कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। एक सुबह कविता ने मुकेश से कहा कि बाबूजी, हमारा यह घर खेत किसके पास गिरवी हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो मुकेश बोला कि बिटिया, सेठ मुरारी लाल जी के पास। तुम क्या करना चाहती हो? तब कविता ने चुपचाप उनकी तरफ देखा तो कविता की आंखों को पढ़कर मुकेश बोला, अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, आखिर यह घर तुम्हारा ही तो है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब डॉक्टर कविता ने मुकेश जी के हाथ चूमे और बोली, शुक्रिया पिताजी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। मुझे माफ़ करना, जाने अनजाने आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, किंतु मैं भी क्या करती, मुझे तो अभिषेक ने अपनी झूठी दुनिया में ही उलझाए रखा। यदि थोड़ी सी भी भनक मुझे आप दोनों की लग गई होती तो मैं आपको पलकों पर बिठा कर रखती। तब मुकेश ने अपना स्नेह भरा हाथ कविता के सिर पर रखा और बोला, सदा खुश रहो मेरी बेटी। मैं जान गया हूँ, जैसे अभिषेक ने हमें ठगा है वैसे ही वह तुम्हें भी ठग चुका है। ना जाने कौन सी अमीरी का फितूर उसके दिमाग में चढ़ा है कि हर पग पग पर झूठ ही झूठ सजा लिया है उसने। पर बिटिया, तू उससे अब नाराज मत रह, माफ कर दे उसे। रोज रोज यूं फोन पर रोते कब तक देखूं मैं बुजुर्ग तुझे। फिर कविता बोली कि मुरारी लाल जी के यहाँ चलिए। फिर उसने घर खेत उनसे वापस छुड़वाए और घर को भी नया बनवाया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अभिषेक अपने बेटे को लेकर गांव आया। उसने सबसे बारी बारी माफी मांगी तो सरस्वती बोली, मैं और तेरे बाबूजी तो कैसे तेरे से नाराज रह सकते हैं। बेटा अपने माँ बाप को सजा दे ही सकता है, लेकिन जिसका तू गुनहगार है, यदि वह तुम्हें माफ कर देगी तो हम तो खुश हैं। फिर उसने कविता से माफी मांगी। कविता ने उसे माफ तो कर दिया, किंतु फिर कभी लौटकर उसके साथ शहर ना गई और वहीं गांव में अपने बेटे को रखने लगी। एक अस्पताल भी खोल लिया जहां मुफ्त इलाज करती और अपने माँ पिताजी के साथ सुकून से रहने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और अपने अनमोल सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।